गाड़ी तो डैमेज हो गई थी, लेकिन उसकी नंबर प्लेट और चेसिस नंबर मिसयूज हो सकता था। गाड़ी चोरी होने के बाद में या दुर्घटना की स्थिति में मुकदमा दर्ज न होना सबसे बड़ी दिक्कत होती है। पुलिस वाले आनाकानी करते हैं, तो ऐसी स्थिति में क्या किया जाना चाहिए? तो कुछ ऐसी घटनाएं हैं जिसमें ये पता चला हो कि गाड़ी की चोरी का गलत इस्तेमाल हुआ हो और जो बेकसूर लोग थे सिर्फ उनकी ये गलती थी कि मुकदमा दर्ज नहीं करवाया। ध्यान रखिए, एक तो आप गाड़ी की ओरिजिनल ओनरशिप पता कर लीजिए, उसका आरसी चेक करवा लीजिए, उसका इंश्योरेंस चेक करवा लीजिए। और नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया डेली लाइव का डिजिटल प्लेटफॉर्म और मैं हूं आपके साथ में आदित्य कुमार। आज हम आपको एक ऐसे विषय के बारे में बताने वाले हैं जो आपके साथ या आपके किसी पहचान वाले के साथ जरूर हुआ होगा। आपकी गाड़ी चोरी हुई होगी तो आपको पता है कि क्या करना है, या अगर आपकी गाड़ी चोरी हुई है तो उस गाड़ी को आप वापस कैसे पा सकते हैं। हमारे साथ में है एडीसीपी नोएडा और शक्ति अवस्थी जी। हम इनसे जानेंगे कि गाड़ी अगर आपकी चोरी हो जाए, चाहे दोपहिया हो या कोई बड़ी गाड़ी हो, तो आखिर करना क्या चाहिए। सबसे पहले स्वागत है सर आपका इंडिया डेली लाइव में। और हमारे दर्शकों को ये बताइए कि अगर गाड़ी चोरी हो जाए तो जैसे अभी आप लोगों ने एक गिरोह भी पकड़ा था जो गद्दू गैंग था, उस बारे में बताइए। गाड़ी चोरी होने का सबसे पहला स्टेप जो होना चाहिए वो क्या होना चाहिए? अगर आपको सूचना मिलती है कि आपकी गाड़ी चोरी हो गई है तो सबसे पहले आप ये सूचना पुलिस को दें और तुरंत ही अपनी एफआईआर को रजिस्टर कराएं। जहाँ पर घटना आपके साथ हुई है उसी थाने पर जाएं और वहाँ पर अपनी एफआईआर रजिस्टर कराएं। एफआईआर रजिस्टर कराने के बाद उनसे रेगुलर फॉलोअप करते रहें और जो भी आई है उनसे फॉलोअप करते रहें। और अगर आपकी गाड़ी का सपोज एक्सीडेंट भी होता है और एक्सीडेंट अगर होता है और आपकी गाड़ी का टोटल लॉस भी हो गया है, तो आपको गाड़ी ठीक नहीं होती। टोटल लॉस मतलब होता है कि आपको गाड़ी पूरी तरह से खराब हो चुकी है। तो अगर गाड़ी आपकी टोटल लॉस में भी चली जाती है तो फिर आप उस गाड़ी को भूल मत जाइए। आप इस चीज़ का ज़रूर इंश्योर करिए कि वो रद्दी में जब बिकी है तो ऐसा तो नहीं कि उसके बाद कहीं उसकी नंबर प्लेट या उसका चेसिस नंबर मिसयूज़ हो रहा हो। तो अभी हमने जो गैंग पकड़ा, हमने पाया कि जो ऐसी गाड़ियाँ जो टोटल लॉस में चली गई थी उनका चेसिस नंबर और उनकी गाड़ी का नंबर, क्योंकि गाड़ी तो डैमेज हो गई थी लेकिन उसकी नंबर प्लेट और चेसिस नंबर मिसयूज़ हो सकता था। तो कबाड़ियों ने और जो पूरा गिरोह है उसने ऐसी टोटल लॉस की गाड़ियाँ उन्होंने कबाड़ी बेची और उसका चेसिस नंबर और उसका जो नंबर प्लेट है उसको मिसयूज़ किया, उसको उस गाड़ी में लगाया जो गाड़ी चोरी हो चुकी है। अच्छा। और उसके बाद किसी और को उन्होंने बेचा। तो हमेशा इस चीज़ को ध्यान है कि अगर आपकी गाड़ी टोटल लॉस में अगर गई है तो ऐसा तो नहीं कि वो भविष्य में मिसयूज़ हो रही है। तो उसको जरूर मॉनिटर करें। चाहे तो आप आरटीओ को पत्र भी लिख दें, चाहे तो आप इसकी सूचना आप संबंधित विभाग को भी दे दें, लेकिन इस चीज़ को ज़रूर ध्यान रखिए कि ऐसा तो नहीं कि कहीं भविष्य में जाकर आपका नंबर प्लेट या आपका जो चेसिस नंबर है मिसयूज़ ना हो रहा हो। और अगर गाड़ी आपकी चोरी होती है तो कई बार जो चोर होते हैं वो किसी गाड़ी का चेसिस नंबर और नंबर प्लेट को उस गाड़ी में लगाते हैं जो वो चोरी कर चुके हैं, ताकि पुलिस को समस्या हो। तो इसलिए इन दो चीज़ों का ध्यान रखें। जब ये स्टोरी हम शूट करने वाले थे तो इससे पहले हमने कई लोगों से बातचीत की, तो उनका ये कहना था कि गाड़ी चोरी होने के बाद में या दुर्घटना की स्थिति में मुकदमा दर्ज न होना सबसे बड़ी दिक्कत होती है। पुलिस वाले आनाकानी करते हैं, वैसी स्थिति में क्या किया जाना चाहिए? देखिए, आजकल तो ऑनलाइन बहुत चीज़ें होती हैं, जैसे ई फाइलिंग ऑफ एफआईआर होती है। तो यूपी में एक एप्लीकेशन है यूपी कॉप। यूपी कॉप में पुलिस द्वारा जितनी भी सर्विसेज दी जाती हैं, जो कि करीब 50 हैं, वो सभी आप एक ऐप के माध्यम से आप उसमें ऑनलाइन कहीं घर पे बैठ कर ही बिना किसी पब्लिक इंटरफेस के आप उसमें अपनी कंप्लेंट दे सकते हैं। उसके बाद ई फाइलिंग और एफआईआर भी करा सकते हैं। सबसे पहले तो आप वही काम करें। अगर आपको लगता है कि पुलिस वाले आपकी एफआईआर नहीं करेंगे या करेंगे भी, तो भी आप ई फाइलिंग कर सकते हैं। उसके अलावा भी अगर आपको थाने में लगता है कि आपकी एफआईआर फाइल नहीं हो रही, तो आप अपने संबंधित ऊपर उच्च अधिकारी को आप सूचना दें और आपकी एफआईआर तब तुरंत फाइल हो जाएगी। जैसे एक आपने अभी जवाब दिया कि बहुत सारी स्थिति में गलत इस्तेमाल किया जा सकता है, तो कुछ ऐसी घटनाएं हैं जिसमें ये पता चला हो कि गाड़ी की चोरी का गलत इस्तेमाल हुआ हो और जो बेकसूर लोग थे सिर्फ उनकी ये गलती थी कि मुकदमा दर्ज नहीं करवाया। तो इस स्थिति में कुछ ऐसी बात कभी हुई भी है? नहीं, ऐसा तो कोई पर्टिकुलर केस सामने नहीं आया। लेकिन जब हम लोगों ने ऐसी गाड़ियाँ देखी, जब हमने गैंग को पकड़ा तो गैंग के पास जो गाड़ियाँ बरामद हुई तो हमने देखा कि वो जो गाड़ी बरामद हुई उनका चेसिस नंबर जो था वो ऑलरेडी टैम्पर्ड था। फिर हम लोगों ने उनसे जब पूछताछ की तो मालूम चला कि चेसिस नंबर टैम्पर्ड इसीलिए था क्योंकि वो गाड़ी कोई और थी और चेसिस नंबर किसी और गाड़ी का था। चेसिस नंबर एक बार दर्शकों को जरूर बता दीजिए, चेसिस नंबर और जो गाड़ी नंबर होता है उसमें क्या अंतर होता है, ताकि दर्शक इस बात को क्लियर कर पाए कि क्या होता है वो चीज़। तो चेसिस नंबर हर गाड़ी का जो बोनट खोलते हैं आप, तो जो उसका इंजन होता है उसके पीछे एक नंबर लिखा होता है, वो इनग्रेव्ड होता है। तो वो नंबर एक बार इनग्रेव्ड होने के बाद उसे बदला नहीं आ सकता। लेकिन ये लोग चोर वगैरह क्या करते हैं कि उसके ऊपर एक और प्लेट लगा देते हैं, क्योंकि वो एनग्रेव्ड होता है तो हट तो सकता नहीं है, लेकिन उसके ऊपर एक प्लेट लगाकर ये लोग चेसिस नंबर चेंज करने का प्रयास करते हैं। और क्योंकि चेसिस नंबर आम ऐसे पुलिस को जब तक गाड़ी को खोल के ना देखे पता नहीं लगता है, तो इसलिए ये लोग ऐसा करते हैं
बट जब पुलिस को पता लगता है कि ऐसा कुछ संदिग्ध है तो वो तुरंत ही चेक भी कर लेती है, पता करके, क्योंकि वो काफ़ी क्लियरली पता लग जाता है कि चेसिस नंबर टेम्पर हुआ है कि नहीं हुआ। एक दर्शकों को हमारी ये बात जरूर बताइए कि क्या इतना आसान है गाड़ी चोरी करके कहीं और किसी राज्य में बेच देना, या कई लोगों की आदत होती है कि सेकेंड हैंड गाड़ी लेने की जो बात होती है कि सस्ते दामों में सेकेंड हैंड गाड़ी लेने में, तो किस तरीके से दिक्कत हो सकती है? क्या इतना आसान है नंबर को टेम्पर्ड करना? अगर गाड़ी चोरी की गाड़ी है तो फिर ज़रूर चेक कर लें कि इसका जो गाड़ी का नंबर है, गाड़ी का चेसिस नंबर है, कहीं वो टेम्पर्ड तो नहीं है। सेकंड हैंड गाड़ी लेते समय इस चीज़ का ज़रूर ख्याल रखें कि आप जो गाड़ी चीज़ परचेज़ कर रहे हैं, या गाड़ी ही नहीं, कोई भी इलेक्ट्रॉनिक अप्लायंस, चाहे कंप्यूटर हो चाहे मोबाइल फ़ोन हो, हमेशा चेक कर लें कि इसका जो ओरिजिनल ओनर था, ऐसा तो नहीं कि उसकी आइडेंटिटी फर्ज करने के बाद आपको दिया जा रहा है। तो अभी हम लोगों ने मोबाइल का भी गैंग पकड़ा, तो उसमें हमने ये पाया कि वो लोग इस चीज़ को फर्ज कर देते थे। तो उसी तरीके से जब आप गाड़ी भी अगर आप सेकंड हैंड ले रहे हो तो आप ज़रूर चेक कर ले कि इस पर कोई पुराने ड्यूज तो नहीं है, ये जो इसका आरसी है या उसका जो गाड़ी का नंबर है उस पर कोई पुराने चालान तो ड्यू नहीं है, या ऐसी कोई एफआईआर तो नहीं है। तो ये ज़रूर एक बार आप चेक करवा लें, और चेक कराने के बाद ही कोई भी सेकंड हैंड सामान को लें। तो चेक करने का प्रोसेस क्या है? क्या जो हमारा शोरूम है हमारा, ये जो कंपनी का जो ऑथराइज डीलरशिप है, क्या वो बता देते हैं कि भाई ये जो है गाड़ी चोरी की हो सकती है या ये रियल ये है? बिल्कुल, जब आप इंश्योरेंस लेते हैं तो उसका आपकी पूरी हिस्ट्री चेक होती है, इंश्योरेंस वाले खुद भी चेक करते हैं। उसके अलावा भी आप पुलिस के पास जाकर भी ऐप्स होती हैं जहाँ चेक कर सकते हैं। आजकल ऑनलाइन भी परिवहन नाम की वेबसाइट है, वहाँ पर जाके गाड़ी की काफ़ी डिटेल्स आ जाती हैं। तो आजकल तो ओपन सोर्स में भी काफ़ी इन्फॉर्मेशन रहती है। उसके अलावा भी पुलिस के पास जाकर भी, या इवन बैंक के पास जाकर, या इंश्योरेंस कंपनी के पास जाकर आप इस चीज़ को पता कर सकते हैं। तो गाड़ी खरीदते वक्त जो सेकेंड हैंड गाड़ी, क्योंकि कई लोग ऐसे होते हैं जो सेकेंड हैंड गाड़ी ही खरीद सकते हैं या उनकी क्षमता वही होती है, तो गाड़ी खरीदते वक्त किन किन बातों का ध्यान दिया जाना चाहिए? जैसे आपने एक पॉइंट ये बताया कि आप ये चेक कर लें कि उसके डीलरशिप से जाकर के ऑनरशिप ओरिजिनल क्या है, और कुछ ऐसे पॉइंट्स बता रहे दर्शक समझ पाएँ कि गाड़ी खरीदने से पहले वो इन चीज़ों को देख सकें। ये उसका आरसी चेक कर लें। कई बार जो गाड़ी का कलर होता है, कहीं वो कलर अलग तो नहीं हुआ है, या चेसिस नंबर कहीं उसका टेम्पर तो नहीं हुआ है, या उसकी जो आरसी में जो डिटेल्स लिखी हुई है, एक बार जो ओरिजिनल ओनर है एक बार उससे भी बात करके देख लें। ऐसा तो नहीं कि उसको कुछ और चीज़ मालूम हो और ये गाड़ी जो आरसी आपको दिखाई जा रही हो किसी और की हो, तो एक बार ओरिजिनल ओनर से बात कर लें। ये सब कुछ स्टेप्स हैं, इसको आप फॉलो करें ताकि जो सेकंड डीलर है, कहीं अगर कोई घटना होती है तो लाइबिलिटी उस पर, कहीं जो सेकंड ओनर है उस पर ना आ जाए। तो एक गद्दू गैंग जो आप लोगों ने अभी पकड़ा था, जिसमें पहली बार शायद गद्दू पकड़ा गया था, गद्दू गैंग का काम करने का तरीका, क्योंकि सेम टू सेम लकी और फिल्म जो अभी अभय देओल की आई थी, उस तरीके का उनका पूरा काम था। कैसे आप लोगों ने उसको वर्कआउट कैसे किया था, कैसे गिरफ्तारी हुई थी, कैसे वो काम करते थे, उस बारे में एक बार जरूर बता। तो ये लोग एक टैबलेट रखते थे, और उस टैबलेट से ये लोग के पास एक की होती थी, कुछ पर्टिकुलर टैब में कुछ सॉफ्टवेयर होते थे, और एक की होती थी जिसमें ये लोग उस पर्टिकुलर गाड़ी की प्रोग्रामिंग करते थे टैब के माध्यम से। अच्छा। और उसके बाद उसकी एक की बना लेते थे। तो इनके पास कुछ पर्टिकुलर कार्स के और कुछ पर्टिकुलर कार की कीज के सैंपल्स थे, उसको ये लोग उस पर्टिकुलर कार से प्रोग्राम करते थे। ये काम करने में इनको करीब 2 से 3 मिनट लगता था। अच्छा। तो जब प्रोग्रामिंग कर लेते थे तो फिर वो कार्ड है या फिर जो चाबी है वो एक्टिवेट हो जाती थी। एक्टिवेट होने के बाद ये लोग उस गाड़ी की चाबी को लगाकर खुद ड्राइव करके निकल जाते थे। तो ये इनका बेसिक मॉडल ऑफ ऑपरेंडी होता था। इसलिए ज़रूरी ये है कि आप जब भी गाड़ी लॉक करें तो उसके टायर लॉक भी करें, ये भी एक इम्पॉर्टेंट प्रिकॉशन है। और अपनी वैल्यूएबल्स कभी भी गाड़ी में छोड़ कर ना जाए। कई बार ऐसे भी हमने गैंग सामने देखे हैं जो शीशा तोड़कर वैल्यूएबल सामान ले जाते हैं। तो वैल्यूएबल गाड़ी में ना छोड़ें, और गाड़ी में आप ज़रूर जो टायर लॉक होता है उसको भी लगाएं, हैंडल लॉक लगाने के साथ साथ। अच्छा, एक जो गद्दू गैंग से ही बात समझ में आती है कि जिस तरीके से वो गाड़ी वीडियो बहुत आप लोगों ने शेयर जो किया था, हमने देखा भी था कि क्या महंगी से महंगी गाड़ी को भी बचाने का कोई तरीका नहीं है, क्योंकि जो गद्दू गैंग का काम करने का तरीका यही था कि महंगी गाड़ियों को भी वो ले लिया करते, सस्ते दाम बेचते थे। तो क्या कोई ऐसी गाड़ी का सुरक्षा देने के लिए कोई ऐसी उपाय नहीं है जिससे उसको अनलॉक ना किया जा सके? टायर लॉक, जैसे मैंने बताया, हाँ। टायर को अगर आप लॉक करते हैं फिर उसका मूवमेंट नहीं हो पाता है, और केवल स्टीयरिंग लॉक करने से वो उसकी कई बार प्रोग्रामिंग की जो चाबी बनाकर ये लोग गाड़ी चोरी भी कर लेते हैं। तो ये तरीका, दूसरा तरीका ये कि जो पार्किंग स्थल हैं वहीं गाड़ी पार्क की जाए। ये लोग हमेशा चोरी वहीं से करते हैं जो अनऑथराइज्ड पार्किंग एरिया है, जहाँ पर वो इजीली, क्योंकि गाड़ी के शीशे तोड़ते पहले लोग, उसके बाद गाड़ी को चोरी करके ले जाते हैं। तो इम्पोर्टेंट ये कि आप ऐसी जगह पर गाड़ी पार्क करें जो पार्किंग स्थल हो, वो ट्रैफिक के लिहाज से भी ठीक है और आपकी गाड़ी की सुरक्षा के हिसाब से भी ठीक रहता है। तो एक तो ये बात कि जो गाड़ी चोरी होती है वो कहाँ कहाँ खपाते हैं, कैसे, कौन कौन से प्लेटफॉर्म्स हैं जिस पे ये गाड़ियाँ खपा सकते हैं, लोग बेच सकते हैं लोगों को, उस बारे में कुछ बताइए। देखिए, वो गाड़ी तो वो लोग सेकेंड हैंड मार्केट्स होती हैं, कई बार वहाँ पे बेची जाती है, नहीं तो बहुत बार पीयर टू पीयर भी ये लोग बेच देते हैं गाड़ी को। तो ऐसे इसके कोई पर्टिकुलर प्लेटफॉर्म नहीं है, लेकिन ऐसे कई सारी जो मार्केट्स हैं जो कि कई NCR की कई जगह पर है, खास करके दिल्ली में,
वहाँ पर कई जगह गाड़ियाँ बिकती हैं, अदरवाइज पीयर टू पीयर भी ये लोग गाड़ियाँ देते हैं। बहुत सारे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स हैं, किसी का नाम लेना सही नहीं होगा, लेकिन कई ऐसे प्लेटफॉर्म्स हैं जहाँ पर ये गाड़ियाँ ऐड दी जाती है बजावट कि भाई ये गाड़ी जो है सो बेचने के लिए है, या आप खरीद सकते हैं। तो क्या वो सुरक्षित है, वो प्लेटफॉर्म्स जैसे कोई ऐसा? नहीं, ये तो पुष्टि से नहीं बोल सकते कि कितना सुरक्षित है, लेकिन आज तक हमारे सामने ऐसा कोई केस नहीं आया हो कि इन प्लेटफॉर्म के बाद इस तरह की गाड़ी जिसका चेसिस नंबर टैम्पर्ड हो या अभी तक तो हमारे सामने ऐसा कोई केस नहीं आया है। तो अब हमारी इस बातचीत में एक हमारा सेगमेंट होता है जो हमारे जो साथी पत्रकार लोग हैं, जैसे ये बैठे हुए हैं, ये उस टॉपिक से जुड़ा कुछ विषय, कुछ क्वेश्चन इनके मन में होते हैं, वो पूछते हैं। सर मेरा आपसे एक सवाल है कि सेकेंड हैंड गाड़ी जब लोग खरीदते हैं तो बहुतों को ये पता नहीं होता कि हमें किन किन पेपरों की ज़रूरत है, और फर्स्ट हैंड की मैं बात करूँ कि हाँ जब एजेंसी में जाते हैं गाड़ी खरीदने तो वो कौन कौन से पेपर जो हमें खास कर ध्यान रखने चाहिए लेते वक्त एजेंसी से, ताकि आगे चलकर में गाड़ी चोरी भी हो जाए, ऐसा कुछ मतलब गाड़ी के साथ कुछ हादसा ही होता है तो पेपर हमें चाहिए ज़रूरी में। अगर आप सेकंड हैंड गाड़ी ले रहे हैं तो कुछ चीज़ों का रोज ध्यान रखिए। एक तो आप गाड़ी की ओरिजिनल ओनरशिप पता कर लीजिए, उसका आरसी चेक करवा लीजिए, उसका इंश्योरेंस चेक करवा लीजिए, और एक बार फिजिकली उसका इंस्पेक्शन करा लीजिए, कहीं उसका चेसिस नंबर या कहीं उसका जो नंबर प्लेट है कहीं वो टैम्पर्ड तो नहीं है या कहीं डैमेज तो नहीं है। तो अगर आप ये डॉक्यूमेंट चेक करा लेंगे और उसकी ओरिजिनल ओनरशिप पता कर लेंगे, आजकल तो ऑनलाइन भी सरकार ने बहुत सारे ओपन सोर्स में भी इन्फॉर्मेशन रखते हैं जिससे पता लग जाता है कि गाड़ी का ओनर कौन है या गाड़ी कहाँ से रजिस्टर्ड है, तो वो सब चीज़ें पता लगाएंगे। और इंश्योरेंस कंपनीज भी अपनी तरफ से पता लगाती हैं। तो किसी रजिस्टर्ड डीलर से ही लें, केवल किसी के बोलने पर या किसी ऐसी मार्केट से जिसकी ऑथेंटिसिटी आप नहीं कर सकते, उस वहाँ से आप गाड़ी लेना प्रेफर ना करें। है सर, मेरा सवाल ये है कि जैसे मेरी कार चोरी हो गई, मैंने जाके पुलिस स्टेशन में एफआईआर भी दर्ज करा दिया, वहाँ जाके कार्रवाई भी शुरू हो गई, लेकिन जब मैं बार बार वहाँ पे जाती हूँ पूछने के लिए तो बोला जाता है कि तफ्तीश हो रही है, तफ्तीश हो रही है, एक मतलब 15 दिन बाद आइए, 10 दिन बाद आइए। फिर ऐसे में क्या किया जाए? नहीं, अगर आपको लग रहा है कि पुलिस प्रयास कर रही है और मिल नहीं रही है तब तो कोई बात नहीं, लेकिन अगर आपको लगता है कि आयोग की तरफ से प्रयास नहीं हो रहा है तो आप जो संबंधित उच्चाधिकारी हैं उनके पास जाइए, उनको अपनी समस्या बताइए कि मेरे एफआईआर लॉन्च हुए इतना दिन हो चुका है और तक कार्रवाई नहीं हुई, तो उस पर जो भी हायर ऑफिशियल्स हैं उस पर संज्ञान लेकर कार्रवाई को जल्दी करा सकते हैं। उसके अलावा अगर आपने एफआईआर करा दी तो फिर वो पूरा क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम का हिस्सा बन जाती है और उसकी जो निगरानी होती है और उसके जो एग्जामिनेशन होता है वो बहुत ही थरोली होता है, और केवल उच्चाधिकारी से नहीं ऊपर के लेवल तक या इवन डीजीपी के लेवल तक उसकी मॉनिटरिंग हो सकती है। तो इसलिए एफआईआर कराना बहुत ही ज़रूरी है उस चीज़ को क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम में लाने के लिए, और उसके बाद उसकी मॉनिटरिंग अलग अलग लेवल से होती रहती है। जैसे बहुत जगह कहते हैं किसी गाड़ी चोरी होने के बाद कहीं कहीं कोई केसेस हो जाते हैं, जैसे कहीं मर्डर हो जाता है या फिर कहीं चोरी हो जाती है, कुछ भी हो जाता है, तो उस चोरी में कहते हैं कि वो जो चोर होते हैं मतलब कि जहाँ से वो गाड़ी चुराई होती है, तो अगर वो गाड़ी फंस जाती है तो क्या इसका मतलब वो जो ओनर हुआ गाड़ी का ओनर, तो उसके फंसने के चांसेस होते हैं कि इस पर कुछ काम हो सकता है? कैसे क्या किया जाता है? नहीं, अगर आप किसी चीज़ की कंप्लेंट पुलिस को दे देंगे या सूचना दे देंगे, तो अगर आपकी गाड़ी की मिसयूज़ भी होती है और उस गाड़ी को से कोई एक्सीडेंट हो जाता है तो फिर आपकी लायबिलिटी नहीं बनती, क्योंकि आपने पहले ही सूचना दे रखी है। इसलिए पुलिस को सूचना देना इंपॉर्टेंट होता है, और पुलिस को सूचना देने के बाद उसमें कंप्लेंट का कराने के बाद एफआईआर कराने के बाद आपकी लायबिलिटी ट्रांसफ़र हो जाती है, क्योंकि वो गाड़ी आपके कंट्रोल में नहीं है। तो हमेशा इसलिए पुलिस को सूचना देना बहुत ही ज़रूरी होता है। ये जो चोर होते हैं जिन्होंने गाड़ी चुराई, तो उनके ऊपर कहते हैं कि क्या केसेस लगते हैं, कैसे क्या चीज़ें होती हैं, आप प्लीज़ दर्शकों को बताना चाहिए। धाराएँ होती बहुत सारी, 379, 380 जो चोरी की धाराएँ हैं वो धाराएँ लगती हैं। उसके बाद भी अगर संबंधित कोई और अपराध होता है, जैसे कोई ट्रेस पास किया है तो ट्रेस पास की धारा लगती है। अगर कुछ मारपीट हुई है, कुछ गाली गलौज हुई तो उसकी अलग धारा लगती है, कुछ ब्रेकिंग हुई है तो उसकी अलग धारा लगती है। तो डिपेंड करता है अपराध कौन सा और उस हिसाब से धाराएँ लगती हैं। तो आप सुन रहे थे नोएडा एडीसीपी शक्ति अवस्थी को, और जिस तरह के उन्होंने बताया कि अगर आप सेकेंड हैंड गाड़ी ले रहे हैं तो किन किन चीज़ों का ख्याल रखा जाना चाहिए ताकि किसी बड़ी मुसीबत में आप ना फंस जाए। साथ ही साथ जब आपका गाड़ी आपकी चोरी होती है उस वक्त ये ध्यान दिया जाना चाहिए कि मुकदमा लिखवाना बेहद ज़रूरी है ताकि किसी बड़ी मुसीबत में आप ना फंसे, और जब कोई उस गाड़ी से कोई आदमी आरोपित कोई बदमाशी कोई गलत काम करता है तो उससे कोई आपके ऊपर आँच ना आए। इस तरह की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए ND लाइव।